जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। और आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बीन सेलिब्रेटेड? तो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है इसे भी हम कंप्लीटली समझ लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य है कि हमें अपने समाज को जागरूक करना चाहिए, हमें अपने समाज का जो नजरिया है वो बदलना चाहिए। दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने और जो सेक्स रेशियो है जो घट रहा है उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हालांकि अभी रिसेंट में ट्रेंड्स देखा जाए तो सेक्स रेशियो में एक तरह का पॉजिटिविटी देखा गया है, एक पॉजिटिव ग्राफ देखा गया है। तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस साल का जो बालिका दिवस है इसकी कोई थीम की घोषणा नहीं की है। तो 2023 की कोई अभी थीम घोषित नहीं हुई है, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूं। अगर घोषित कर दी जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई है, तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो यह है स्मृति ईरानी जी। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री की महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया था। इंदिरा गांधी देश की सबसे पहली फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी, इसलिए भी ये मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, इस वर्ष महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 24 से लेकर 30 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह भी मनाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जनवरी महीने के जो दिवस हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। इंपॉर्टेंट दिवस है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 25 जनवरी 2023 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो कि करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास आप सभी के लिए लेकर के आता हूं, जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। लास्ट में आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। दोस्तों, 25 से 30 मिनट में लगभग 200 से 300 जानकारी आपको मिलती है, जो 1.5 से 2 घंटे की क्लास के बराबर होती है। कम समय में ज्यादा जानकारी देने का हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, दर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके हौसले के सामने छोटा ही लगेगा। दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, आपने तो सुना ही है ना। और जितने भी व्यक्ति, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, यदि आपका हौसला मजबूत है तो दुनिया में आप कुछ भी कर जाएंगे। अपने हौसलों को कभी भी टूटने मत देना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी की गई T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में किन पुरुष क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा जो जारी की गई रैंकिंग है, इसमें विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव जी को, हार्दिक पांड्या जी को शामिल किया गया। इन तीनों प्लेयर को शामिल किया गया है T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में। दोस्तों, कल भारत ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया है, 3-0 से न्यूजीलैंड को हरा दिया है। अब जो भारतीय टीम है ये वनडे में सबसे पहली टीम बन गई है। दोस्तों, आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में और भी खिलाड़ी हैं, बस यही बस नहीं है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की जो टीमें हैं जारी की गई हैं। दोस्तों, पुरुष टीम में शामिल जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। महिला टीम में शामिल हैं रेणुका सिंह, स्मृति मंधाना, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। ये आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर है जिन्होंने 2022 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जॉस बटलर ये कैप्टन और विकेट कीपर है जो कि इंग्लैंड के हैं। फिर मोहम्मद रिजवान को जगह मिली है। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। वहीं पे वीमेंस T20 ऑफ द ईयर में यहाँ पर स्मृति मंधाना देखिए, बेथ मुने, सोफी डेवेन जो कि कप्तान है। ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम आईसीसी की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की,
जो कि पुरुष और महिला दोनों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को जो मैच होते हैं इसका आयोजन कराने का काम किसका होता है? आईसीसी का होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो यह है ग्रेग बार्कले, दोबारा से अध्यक्ष बने हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। अभी इसके प्रेजेंट में सीईओ हैं ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस। क्या नाम है इनका? जियोफ एलार्डिस। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्स अलर्ट अभ्यास किस सैन्य बल द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो ऑप्स अलर्ट अभ्यास है ये बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब हम ये समझते हैं कि ये ऑप्स अलर्ट है क्या, इसका क्या मकसद है। जो ऑप्स अलर्ट है 28 जनवरी यानी 21 से लेकर 28 जनवरी तक भारत पाक, इंडिया और पाक की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सर क्रीक से लेकर गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक 7 दिन चलेगा ऑप्स अलर्ट अभ्यास। इसका आयोजन किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभ्यास की शुरुआत है भारत पाकिस्तान सीमा नियंत्रण रेखा से की गई है। इसका उद्देश्य है, आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां हैं उसी के बीच में भारत के बहुत सारे विरोधी तत्व हैं, उनके नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। कई बार ऐसी कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान की बाउंड्री से बहुत सारे आतंकवादी, बहुत सारे जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन सभी लोगों को, उन सभी जो गलत काम करते हैं उन सभी को रोकने का काम करती है। दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जानेंगे। कई बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुई थी। हमें जरूरत थी कि स्पेशल ऐसे बल की, ऐसे सुरक्षा बल की जो कि भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा करे। तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है। यदि आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की सीमा की भी रक्षा करता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है स्पेशली जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। बीएसएफ को देश की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके डायरेक्टर कौन है? सुजाय लाल थाउसेन है। कौन है? सुजाय लाल थाउसेन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो यह ओएसडीएमए और एलएफएस, इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है संस्थागत श्रेणी में, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओएसडीएमए, जिसे हम बोलते हैं ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और दूसरा एलएफएस जिसे हम बोलते हैं लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम है। तो ये दोनों संस्थागत श्रेणी में 2023 के लिए इन्हें आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और इन्हें चयनित किया गया है। दोस्तों ओएसडीएमए की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों उस समय बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, भारी चक्रवात त्रासदी के बाद इसकी स्थापना की गई है। ये बहुत अलग अलग प्रकार के साइक्लोन जैसे फानी, हुदहुद, अम्फान, ओडिशा बाढ़ के दौरान प्रभावी रूप से कार्य किया है। बहुत सारे लोगों की इसने मदद की है। दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर सिंथिया रोसन ज्वेक को। फिर है टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफा जौहरी को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 24 जनवरी 2023 के रिजल्ट है। यहाँ पर टॉप किया सोनू शर्मा ने
शिव शरण कुमार ने, शीनू कपूर ने, अमित सिंह राजपूत और कृष्ण कुमार। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप टेस्ट ईमानदारी से दीजिए। हमें यह भी पता चल जाता है कि किसने टेस्ट ईमानदारी से दिया, किसने नहीं दिया, है ना। इतने कम समय में आप पहले पूरे प्रश्नों को पढ़िए। आप जो टेस्ट देते हैं, अगर आप सोचेंगे कि मेरी रैंक हासिल हो जाए, इससे कुछ नहीं होगा। आपको रैंक हासिल करनी सबसे आखिरी में। ये व्यवस्था हमने इसलिए की ताकि आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति बना रहे और भी आप अच्छे से पढ़ें। लेकिन आप ऐसे चीटिंग ना करें। आप ये बहुत ही ईमानदारी से टेस्ट दें। आप ऐसा समझे कि आपका फाइनल एग्जाम डेली ही होता है। आपको ये जो टेस्ट है ना, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेगा। वहीं पर दोस्तों आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती है डेली करंट अफेयर्स की। सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको ब्लू कलर का जो पट्टी है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको वीडियो, पीडीएफ, क्विज हर दिन, हर महीने का प्रॉपर सीक्वेंस वाइज देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया है? याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया गया है उत्तर प्रदेश दिवस। कब मनाया गया? 24 जनवरी को। अभी क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे उद्देश्य, सब कुछ बताने वाला हूं। तो 24 जनवरी को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 के दिन ही संयुक्त प्रांत और यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो दिया गया था। राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की थी 2017 में कि हर साल 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन 2018 से इसे मनाना स्टार्ट किया गया था। 2018 से। कब से? 2018 से। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही उत्तर प्रदेश की, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए राज्य की प्रतीक, यानी यहाँ की जो राज्य की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है हिंदी और दूसरी है उर्दू। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा। एमपी और यूपी दोनों का जो स्टेट एनिमल है वो बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी है सारस। राज्य की पुष्प की बात करें तो पलाश है। राज्य की चिन्ह है, जरा देखिए राज्य की चिन्ह आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, उसके भीतर आपको दो मछलियां देखने को मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दो मछलियां हैं और इसके बीच में देखिए तीर कमान है और बाहर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। राज्य के अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य और देश की सबसे पहली गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया है। और प्रेजेंट के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको दी हैं। आपका यहां से एक नंबर पक्का है। यूपी से रिलेटेड कई बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर हमें हर एक राज्य की डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए। तो अभी आपको स्टेट वाइज सीरीज भी मिलने वाली है। मैंने कुछ महीनों पहले चालू की थी, हमने पूरे सब खत्म किए। अब फिर से वापस से हम हर राज्यों के बारे में विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का टारगेट रखा है। अभी ग्रीन एनर्जी स्टेट क्या है इसको भी हम समझते हैं। पहले हिमाचल प्रदेश के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम आप जान लीजिए। इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने कहा है कि 2025 के अंत तक फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट हम बन जाएंगे। अब ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जीज है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सब प्रदूषण फैलाती हैं और एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी। एक होती गैर परंपरागत ऊर्जा, जैसे कि हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कि प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। इनका जब उपयोग बढ़ाया जाता है, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी,
जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। अगला प्रश्न ये रहा, यूएल पिन को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? यूएल पिन को अभी हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर यूएल पिन क्या है? तो बताता हूं आपको, थोड़ा धैर्य रखिए, सारी बातों को अपने नोट्स में जरूर नोट कीजिएगा। तो यूएल पिन का फुल फॉर्म होता है यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है, फिर से बोल रहा हूं, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों आप यूं समझ लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी का एक अलग आइडेंटिटी। देखिए लद्दाख के प्रेसिडेंट में उपराज्यपाल कौन है? इनका नाम है आर.के. माथुर। इन्होंने केंद्र शासित जो प्रदेश है लद्दाख, यहां पर विशिष्ट भूमि पार्शल पहचान संख्या का शुभारंभ किया है। इसमें 14 अंक होंगे, जिसमें भूमि अभिलेखों के बारे में आपको पता चलेगा। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में मदद मिलेगी। इज दैट क्लियर? जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे सब डिजिटल फॉर्मेट में, जैसे आधार कार्ड होता है, सारी जानकारी आपकी निकल जाती है, उसी प्रकार से एक जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसका भी एक आइडेंटिफिकेशन होगा, और वो आइडेंटिफिकेशन आपके 14 डिजिट से पता चल जाएगा। दोस्तों आर.के. माथुर ने लद्दाख में भू राजस्व रिकॉर्ड के 100% कवरेज और जल्द से जल्द अभ्यास को पूरा करने के महत्व की जानकारी प्रदान की है। मैं आपको बताना चाहूंगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी ये यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, इनका पुनर्गठन किया गया था। चलिए 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 2023 में 11 बच्चों को क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कितने बच्चों को? 11 बच्चों को। ठीक है, इनके असाधारण जो देखिए मैं आपको बता दूं किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है बच्चों को उनकी संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, कला, सामाजिक सेवा और खेल में अपने अभिन्न योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, जो वो अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो है कितने बच्चों को दिया गया इस बार? 11। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अच्छा एज कैटेगरी आप जान लीजिए, 5 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। कितना? 5 to 18। 6 श्रेणियां हैं, कला, संस्कृति, बहादुरी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सरस मेला 2023 की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो सरस मेला की मेजबानी जम्मू एंड कश्मीर करेगा। जम्मू एंड कश्मीर सरस मेला 2023 की मेजबानी करने वाला है। ठीक है, और ये 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। कब तक रहेगा? 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा सरस मेला। मेले का जो आयोजन है बागे बहू जम्मू में किया जाएगा। कहां पर? बागे बहू जम्मू में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यहां पर क्या होगा? तो इस मेले में पूरे भारत से देश भर के कारीगर यहां पर इकट्ठा होंगे, महिला स्वयं सहायता समूह यहां पर इकट्ठा होंगे। इसके अलावा वो हस्तकला, हथकरघा, खाद्य पदार्थ, इन सभी का ही प्रदर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपना जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसे बेचने और उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, उन्हें मंच प्रदान करेगा। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने रहा। वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ये किस राज्य में है? तो जो वायनाड है ये केरल राज्य में है, और ये वायनाड जो है सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। दोस्तों क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं आदिवासियों को? आधार कार्ड, इनका राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंकिंग अकाउंट और स्वास्थ्य बीमा, ये सब कुछ मिला है इन आदिवासियों को। तो ये सारी जो बुनियादी दस्तावेज है, जो फंडामेंटल, जो बेसिक डॉक्यूमेंट सभी के पास होने चाहिए, उन सभी सुविधाओं को प्रदान करने वाला
देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है वायनाड। दोस्तों बुनियादी दस्तावेज में और भी चीजें हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र और स्वामित्व प्रमाण पत्र, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो उपलब्धि है किस कैंपेन, किस अभियान के तहत चलाया गया है, तो ये है अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान। इसी के तहत ये उपलब्धि हासिल की गई है। दोस्तों अब मैं आपको देने वाला हूं करंट अफेयर्स की रसमलाई। रेडी हो जाइए। तो पहला प्रश्न ये रहा, फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो फुटबॉलर पेले का संबंध किस देश से था? ब्राजील से था। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखिए। जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? तो अभी ये भारत और जापान के बीच में। एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वस्ति सिंह को मिला, तो स्वस्ति सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है साइक्लिस्ट, तो ये साइक्लिस्ट हैं। किस राज्य के मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान का नाम बदला गया है? जो मुंडेरा बाजार है और तेलिया अफगान है, दोनों कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो यह है अर्शदीप सिंह। क्या नाम है इनका? अर्शदीप सिंह। दोस्तों आपने 25 जनवरी के करंट अफेयर्स को पढ़ा है और मैं डेली आपका लेता हूं टेस्ट, ताकि आपका ध्यान पूरे सेशन में बना रहे और आप भी अपना आकलन कर सके कि आप कितने ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? 2008 से की गई थी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। कहां पर है? दुबई में। 1909 में इसकी स्थापना हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? 1965 में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ है? ये है नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये है बारहसिंगा। मैंने आपको बताया ये मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हिमाचल प्रदेश के। सुखाश्रय योजना अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? इसमें 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में। ठीक है, जो 11 बच्चों को दिए गए हैं उसमें 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम रिवीजन करेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका भी लगातार टेस्ट जारी रहता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विक्रम देव दत्त। हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार हैव बीन नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर्स? तो ऐसे 21 आइलैंड हैं जिनका नाम परमवीर चक्रों के विजेताओं पर रखा गया है। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? When has पराक्रम दिवस बीन सेलिब्रेटेड? तो पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को। अस्का पुलिस थाना 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया, ये किस राज्य में है? तो अस्का जो पुलिस थाना है उड़ीसा राज्य में है। भारत की तीनों सेनाओं के बीच में एम्फेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो एम्फेक्स अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। चराइदेव मैदान किस राज्य में स्थित है जिसे सरकार ने विश्व विरासत स्थल में नामित करने का निर्णय लिया है? तो ये कहां पर है? असम राज्य में है। वेयर हैज आईएनएस वागीर बीन कमीशन इन दी इंडियन नेवी? तो ये मुंबई में कमीशन की गई है। कुनलावुत वितिदर्शन ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीता, ये किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध थाईलैंड से है। फरवरी 2023 में यूथ 20
ग्रुप की पहली बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। पहला मिलिट्री टैटू और जनजाति नृत्य उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो कल आपको पढ़ाया था, न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों, पहचानो कौन सीरीज में यहां पर अमित कुमार और प्रकाश शाल्वी ने कुछ अच्छे आंसर लिखे हैं, अच्छी जानकारी दी है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। जो कल की इमेज थी वो एक गोल घर की है, बिहार राज्य में है गोल घर, ठीक है। तो यहीं पर है गोल घर और ये सारी जानकारी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। पहचानो कौन में आपको बताना है यह व्यक्ति कौन है और इनके बारे में 5 लाइन लिखनी है। जो सबसे बेस्ट लाइन लिखते हैं उन्हीं के कमेंट्स को मैं यहाँ पर पिक करता हूँ। आज का सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, एक बिग सेल चल रही है अभी, रिपब्लिक डे पर चल रही है ना। आप सभी को गणतंत्र दिवस की पहले से शुभकामनाएं दे दूं। तो 25 और 26 जनवरी 2023 के लिए ये सेल है। 80% तक आपको यहाँ पर ऑफ मिल रहा है, पीडीएफ पर, क्विज पर, ई बुक पर। आपको कूपन यूज करना है REPD23। तो ये क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी वैलिड है और रूट एप्लीकेशन पर भी वैलिड है। दोनों एप्लीकेशन हमारे हैं, रूट भी है और क्रेजी भी है। तो यहाँ पर बिग सेल चल रहा है, ई बुक का, पीडीएफ का, कोर्सेस का, जितनी भी चीजें हैं। तो आप REPD23 का यूज करें। बिग सेल, गेट अप टू 80% ऑफ। दोस्तों, आज के स्टैटिक जीके के पिटारे में हम स्पोर्ट्स ग्लॉसरी यानी खेल शब्दावलियों को जानने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, जिगर किस खेल से संबंधित है? तो जिगर का संबंध है बिलियर्ड से। किससे? बिलियर्ड से। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध है तैराकी से, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टीपू, आपने अगर टीपू, कैडी नाम सुना होगा, तो ये शब्दावली किस खेल से रिलेटेड है? तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। जो कैडी होता है, जो गोल्फर होता है, उसकी मदद करता है कि कैसे जो आपकी बॉल है इंसर्ट करने, क्या डायरेक्शन है, बैग वैग लेके जाना, कैडी हेल्प करता है गोल्फर की। गुगली शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो ये तो आसान है आपके लिए। तो क्रिकेट में गुगली फेंकी जाती है। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुल्स आई का जो प्रयोग किया जाता है वो शूटिंग में किया जाता है। किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? ध्यान से देखिए, तो हैट्रिक क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है, लॉन टेनिस में नहीं होता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है तैराकी से, स्विमिंग से। नॉकआउट शब्द किस खेल से रिलेटेड है? बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, आर्चरी। तो नॉकआउट जो शब्द है इसका संबंध मुक्केबाजी से है। एसेज शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो एसेज शब्द जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होता है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट का संबंध है टेनिस से। किससे? टेनिस से। कैनन शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो जो कैनन शब्द है इसका संबंध किससे दोस्तों? बिलियर्ड से। किससे? बिलियर्ड से। गैम्बिट शब्द किस खेल से रिलेटेड है? क्वेश्चन अभी हाल ही में स्टेट पीसीएस में पूछा गया था और कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसका संबंध है शतरंज से। लिटिल स्लैम या फिर ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो ग्रैंड स्लैम जो शब्द है ये टेनिस से रिलेटेड है। मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मैलेट शब्द का रिलेशन है ब्रिज से। किससे? ब्रिज से। तो कैसा लगा आप लोग को स्टैटिक जीके का पिटारा? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, वहां भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पे तो आप कर ही रहे हैं। बट अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक है डेली देते रहें, ताकि आपकी ये जो क्लास है आपकी क्लास है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है
कि अगर हमें नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं तो उससे क्या होता है कि हम इसमें और सुधार करते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं तो वो तो ठीक ही है, वो तो अच्छा लगता ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको करंट अफेयर्स का सब कुछ यही मिले। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमसे छूट रही हो तो आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हो सकता है इतना सारा बच्चा पढ़ता है, हो सकता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो, किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो, तो ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उससे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे फिर कल सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे और पढ़ते रहिए, लगे रहिए। मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब चलने का समय हो गया है। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।